हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित घटनाओं की चर्चा करेंगे। याद रखिए, सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बाहर नहीं। बाहर इसलिए नहीं कि उतना के साथ बिहार वाले को सम्मिलित करने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत में हुए भारत छोड़ो आंदोलन की वैसी घटनाएं जिनसे बिहार संबंधता रखता है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें मैं उन घटनाओं का जिक्र करूंगा जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन्हें आपको जानना भी चाहिए। दूसरी, उन घटनाओं की उन कहानियों का भी जिक्र करूंगा जो उस समय घटी थी। तीसरी, मैं बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न इससे कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, परीक्षाओं में प्रश्न कुछ अलग नहीं पूछे जाते हैं जो आप पढ़ चुके होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को या उन्हीं जानकारियों को तरह तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आप बिना दिग्भ्रमित हुए, बिना घूमे टहले उसका उत्तर दे सकते हैं। आइए, समय न नष्ट करते हुए हमने इसका हेडिंग रखा है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार। तो देखिए, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब दूसरा नाम दिया गया, मैंने यहाँ ब्लैंक रखा है, ये ब्लैंक आपके लिए रखा है। आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वहाँ पे ये प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पास किया कि हम गांधी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ेंगे जिसका नाम होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध फूंका गया अंतिम सबसे बड़ा बिगुल था। चूँकि इसके बाद अंग्रेज और भारतीय दोनों समझ चुके थे कि अब आज़ादी आ चुकी है। अब इसके बाद सिर्फ वार्ताओं का ही दौर चला। बाकी चूँकि अंग्रेज़ों की अपनी भू राजनीतिक जरूरत थी, फिर उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान जैसा देश हवा में हाथ घुमा के पैदा कर दिया। ये भारतीय राजनीतिकों को एक रिटर्न गिफ्ट था अंग्रेज़ों के द्वारा या अंग्रेजी राजनीतिकों के द्वारा। अलग चीज़ है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, बताया। तो जब 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित हो गया कि हम गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन लड़ेंगे, तो इसके पहले भी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। गांधी जी और पूरा शीर्ष नेतृत्व ये जानता था कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सभी लोगों ने आपस में यह सहमति कर ली थी कि यदि हमें गिरफ्तार कर भी लिया जाएगा तब भी हम आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। और उन्होंने कह दिया था, यानी गांधी जी और उनके जैसे जितने भी बड़े लीडर थे, उन्होंने जनता को इसके लिए तैयार रहने को कह दिया था। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि मिस्टर गांधी जो थे वो सत्य अहिंसा का बिगुल फूंकते रहते थे, वे भूल जाते हैं कि इसमें, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि यदि कोई हिंसा होती है तो इसके जिम्मेदार अंग्रेज होंगे, हम नहीं। और आपको पता होनी चाहिए कि इस आंदोलन में इतनी ज़बरदस्त हिंसा हुई थी कि उतने पहले कभी नहीं हुई थी। राजनीति में ज़रूरत के हिसाब से पत्ते खोले जाते हैं, चतुर राजनीतिक वही होता है, गांधी वही थे। आइए बिहार पर चर्चा करते हैं। बिहार में 31 जुलाई 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कह दिया था। यानी कि 31 जुलाई को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने एक सभा सम्मेलन में कह दिया कि भाई कार्यकर्ता लोग तैयार करें। याद रखिए कि भारत सुरक्षा एक्ट के तहत 9 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण सिंह को भी गिरफ्तार करके वहीं रखा गया था। कभी कभी यही पूछ देता है कि श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में ही, बांकीपुर सेंट्रल जेल था, वहीं रखा गया था। आपको बता दें कि बांकीपुर सेंट्रल जेल एक समय में वहीं पर था जहाँ पे आज बुद्धा पार्क बना हुआ। जो पुराने लोग हैं ये जान सकते हैं, पटना जंक्शन से जस्ट सामने जो बुद्धा पार्क बना हुआ है, एक समय वहाँ पे बांकीपुर जेल हुआ करता था। जब बिगुल फूका गया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो जो सेकंड स्तर के या तृतीय स्तर के नेता थे उन्होंने बागडोर संभाल ली। 10 अगस्त को दानापुर में सीताराम केसरी एवं हरिराम कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया और पटना के कदम कुआं में भगवती देवी ने जुलूस निकाला। ये भगवती देवी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर थी, बहन थी।
बीपीएससी इससे भी सवाल पूछ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन बिहार में एक बहुत ही लोमहर्षक घटना हुई, एक ऐसी घटना हुई जिसने जालियांवाला बाग की याद दिला दी। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही कुत्सित कार्य था जो किया गया था। क्या था? 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड हो गया। पटना सचिवालय पे गोली चल गई। 11वीं जितने भी मैंने नाम लिखा है सब 11वीं के छात्र थे। 11वीं के 7 छात्र जो थे वो शहीद हो गए। और इसको चलाने का आदेश किसने दिया था? WG आर्चर। WG आर्चर जो था वो पटना के पुलिसिया मालिक थे और उन्होंने के ही आदेश पे ये गोली चली और 4:57 शाम में 4:57 पर यह घटना हुई थी। और गोली चलाने का जो मुख्य कार्य था गोरखा के घुड़सवार सैनिकों ने किया था। गोरखा के घुड़सवार सैनिकों ने किया था। ध्यान रखिएगा, इसको एकदम पूरा डाटा याद रखिएगा। देखिए एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस गई और गोली चला दी, ऐसा नहीं हुआ था। ये उद्घोषणा ही हुआ था। गांधी जी ने कहा ही था कि हम सरकारी संपत्तियों को नुकसान करेंगे, हम सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ कर देंगे ही, हमको सरकारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है तो हम वहाँ भारतीय झंडा लहराएंगे। ये तय ही था। उसी प्रोग्राम के तहत उस समय पटना सचिवालय पर बहुत सारे लोग जुट गए कि हमें सचिवालय पर झंडा लहराना। अभी जो सचिवालय पर झंडा देखते हैं वैसे झंडा लहराना है। अब झंडा कोई बुजुर्ग तो लहराएगा नहीं, यंग लोग ही लहराएंगे। यंगस्टर में कुछ ज़्यादा उत्साह होता है। तो दिन भर यह प्रयास चल रहा था। जब एक लोगों का हुजूम आगे बढ़ता था पुलिस पीटती थी, लौट जाते थे। लोगों का हुजूम आगे बढ़ता था पुलिस पीटती थी, लौट जाते थे। इसी बीच में क्या हुआ कि कुछ लोगों का हुजूम ऊपर चला गया और माना यह जाता है कि इन गोरखाओं ने लगभग 14 से 15 राउंड गोली चलाई और उस गोलीकांड में ये 7 व्यक्ति शहीद हो गए। याद रखिए उस समय ये व्यक्ति नहीं थे, यह जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 11वीं के छात्र थे जो पटना के विभिन्न स्कूलों में पढ़ा करते थे। समझ आ रही है? ये छात्र थे। अब कौन कौन थे एक नज़र देख लेते हैं। एक थे रामानंद सिंह, ये पटना के धनरुआ के पास के रहने, एक गांव है शहादत करके एक गांव है, वहीं के रहने वाले थे। धनरुआ पूछता है इसलिए मैंने लिख दिया। दूसरे थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये सारण के नरेंद्रपुर गांव के थे, गांव भी मैंने लिख दिया है। और इनका उपनाम था रमन जी। उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो थे वो सारण के नरेंद्रपुर गांव के थे और इनका उपनाम था रमन जी। अगले थे सतीश चंद्र झा, ये भागलपुर के खड़हरा ग्राम के थे। जगतपति कुमार, ये औरंगाबाद के ओबरा या खराटी गांव के थे, ओबरा के पास है, वहीं के ये थे। अगला थे देवी प्रसाद चौधरी, ये जमालपुर के सिलहट गांव के थे और इन्हीं के नाम पे आज जो पटना में मिलर हाई स्कूल है उसका नाम रखा गया। मिलर हाई स्कूल का नाम देवी पद चौधरी हाई स्कूल किया गया और ये जो थे वो जमालपुर के सिलहट के थे। अगला थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जो थे वो सारण के बनवारी चक के थे। और 7वां राम गोविंद सिंह थे, पटना के दशरथा गांव। अभी गया से जब पटना जाइएगा ना तो पुनपुन के पास एक हॉल्ट मिलेगा, वो इन्हीं के नाम पे ये हॉल्ट का नाम रखा गया। याद रखिएगा कि इस गोलीकांड में यह प्रथम व्यक्ति थे रामानंद सिंह। प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें जो शहीद हुए, गोली लगी शहीद हो गए, रामानंद सिंह। ये हमने सारा डाटा जो है ये पूरा डिटेल में लिख दिया ताकि कहीं से भी आपसे पूछे ना तो गड़बड़ाइए नहीं। ये बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी घटना थी कि अगले दिन जब बांसघाट, तत्कालीन समय में, अब तो बांसघाट उदासीन हो गया है, अभी भी जाइएगा तो वहाँ पूरा सेटअप है क्रियाक्रम का, मृत्यु क्रियाक्रम करने का। और अब तो कम होता है, अभी तो अधिकतर लोग फतुहा चले जाते हैं। उस समय बांसघाट में ही हुआ करता था। और कहा जाता है कि जब इनकी डेड बॉडी वहाँ ले जाएगी, शहीदों की ले जाएगी, तो लगभग 10 हज़ार से ऊपर लोग थे। इतने ज़्यादा लोग थे कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल असहाय हो चुके थे। लेकिन लोगों का संयम देखिए कि इतने के बाद भी उन्होंने जो जिस कार्य के लिए गए थे वही कार्य किए और जिसके विरोध में गए थे उसी का विरोध किया। कहीं पे कोई दंगाबाजी, लूटपाट ऐसे कोई घटनाएं लोगों ने नहीं की थी, जैसा आजकल कुछ लोग करने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे शुरुआती डाटा हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। अब इसके आगे के डाटा को देखते हैं और साथ ही हमारे बिहार के सबसे बड़े नायकों में से एक
जयप्रकाश नारायण के भी बारे में जानेंगे, क्योंकि उसी के बाद जयप्रकाश नारायण बने, और जब एक बार और बुढ़ापा में बिगुल फूका तो उनका नाम जयप्रकाश नारायण से जेपी हो गया। तो अब आगे उन और चीज़ों को देखते हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार के। 10 अगस्त 1942 को सदाकत आश्रम जो था वो कांग्रेस का मुख्यालय था, उसको जब्त कर लिया गया। लेकिन इससे पहले ही 9 अगस्त को ही सरकार ने एक अध्यादेश पारित करके 9 अगस्त को ही कांग्रेस को अवैध घोषित संस्था घोषित कर दिया तथा उससे संबंधित सारे कृत्य अवैध घोषित कर दिए। यहाँ पे देखिए, मैंने सोचा कि बड़ा लिख दूँ क्या क्या उसने अवैध घोषित किए, लेकिन फिर लगा कि नहीं, वो लिख देने से क्या होता है कि लोग माइंडसेट कर लेते हैं इतना ही लिखा हुआ था तो इतना ही सही होगा। नहीं, 9 अगस्त 1942 को एक अध्यादेश के द्वारा कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवैध घोषित किया गया। उसके सारे कृत्य, चरखा समिति, स्वदेशी समिति, उसके फंड, सारे चीज़ को जब्त कर लिया गया। यानी कि सरकार ने कांग्रेस से संबंधित सारी चीज़ों को जब्त कर लिया या अवैध घोषित कर दिया। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछे कि निम्न में से किसे नहीं किया था, तो ध्यान रखेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी सबको उसने अवैध घोषित कर लिया और जब्त कर लिया। और इसी के साथ ही 10 अगस्त 1942 को सदाकत आश्रम को भी जब्त कर लिया। 11 अगस्त को गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना बंद रहा एवं जगत नारायण लाल ने एक प्रस्ताव पारित कर संचार सुविधा एवं सरकारी कार्य में बाधा करने का आह्वान किया। हमने अभी बताया था कि जब उनका जो डेड बॉडी था बांसघाट ले जाया गया तो बहुत बड़ी भीड़ चली गई। पटना के ही क्या कहते हैं, कांग्रेस मैदान में कांग्रेस के जो बचे कुछ लोग थे उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, जगत नारायण लाल ने। याद रखिएगा, नाम पूछता है, जगत नारायण लाल ने। और वहाँ पे लिया गया कि भाई अंग्रेजों की जितनी संचार सुविधा हम बंद कर देंगे, सरकारी जितने भी सिस्टम है हम सबको ठप कर देंगे। और उसी समय से ये सब चीज़ें आने लगी। बाद में जब हम लोग छोटे थे तो लोग विरोध फलस्वरूप ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ दिया करते थे। ये उसी का बचा कुछ अवशेष था, विरोध करने का एक गांधीवादी तरीका था। चंपारण में एक पृथक सरकार भी बना था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चंपारण में पृथक सरकार बना। आपसे पूछे कहाँ सरकार बना था तो ध्यान रखिएगा, चंपारण में से बहुत जगह बना था। सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। अब क्यों किया गया था आगे चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा गया के पास कुर्था जो है, अब गया में तो नहीं, अलग पड़ता है। श्याम बिहारी लाल जो थे वो थाना पर झंडा लहराने के क्रम में शहीद हो गए, मारे गए, पुलिस की गोली के शिकार बन गए थे। जब भी पूछे श्याम बिहारी लाल कहाँ के थे, गया के थे, ध्यान रखेंगे। अब है सारण के फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे वो पुलिस की गोली का शिकार हो गए। महाराजगंज थाना पर वो जा रहे थे झंडा लहराने, उसी में उनको गोली मार दी गई, बेचारे शहीद हो गए। बाद में उस झंडे को उनकी पत्नी तारा रानी या तारा देवी ने फहराया, दोनों रहता है, तारा रानी तारा देवी, उनकी यादें करके बाद में इन्होंने एक पुस्तक भी निकाली थी। किन्होंने निकाली थी, तारा रानी या तारा देवी, दोनों रहता है, ध्यान रखेंगे, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे वो सारण के ही थे। महाराजगंज थाना पर झंडा लहराने के दौरान उनको गोली मार दी गई और शहीद हो गए। बाद में उस झंडे को उनकी पत्नी ने लहराया और उन्हीं की पत्नी ने एक पुस्तक छापी जिसका नाम था उनकी याद, जो उस समय की घटनाओं से संबंधित था। सारण में ही जगलाल चौधरी ने थाना जला दिया था। और सारण में इतना उत्पात हुआ कि उसे फिर अंततः क्या घोषित कर दिया गया, अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। कौन सा जिला घोषित कर दिया गया, अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। एक चीज और विशेष घटना हुआ था बिहार में, बिहार के कुछ एक छात्रों ने रेलगाड़ी को कब्जा कर लिया और उसे स्वराज ट्रेन कह दिया या स्वराज ट्रेन का नारा दिया और बोला कि भाई यह स्वराज ट्रेन है। यानी कि पूरे भारत में यह एक अद्भुत घटना थी जहां के छात्रों ने ट्रेन को कब्जा कर लिया। इसलिए अब जब कभी ऐसा घटना हो ना तो मानिएगा कि वो उसी का अवशेष बचा हुआ है। यानी कि राजनीतिक रूप से हम लोग इतने आगे सोचते हैं।
छपरा में शांति देवी ने जुलूस निकाला। तो आपसे जब पूछे कि शांति देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुलूस कहाँ निकाला, छपरा में निकाला। और जब इनको पीटने पुलिस गई तो इन्होंने नारा लगाया कि पुलिस हमारा भाई है। यानी कि जो भी महिलाएं थी वो शांति से बैठी थी या चल रही थी, नारा लगा रही थी महात्मा गांधी की जय यो करके। जब पुलिस उन्हें पीटने गई तो उन्होंने नारा लगाया पुलिस हमारा भाई है। और जब ये नारे पुलिस ने सुना, क्योंकि पुलिस भी तो भारतीय ही थे, तो उन्होंने लाठी चलाने से मना कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी। तो ये प्रश्न पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी के चैनपुर गांव के जुब्बा साहनी ने मीनापुर थाना जला दिया। बॉलर वहां का थानेदार था, भीड़ ने उसको क्या किया, जिंदा जला दिया था। और उसी के अपराध में बाद में जुब्बा साहनी जी को फांसी दे दी गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए कि जुब्बा साहनी जी का संपर्क जो था और डायरेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी था, यानी कि वहाँ तक उनकी जान पहचान थी। तो जुब्बा साहनी वाला ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी चैनपुर गांव 15 अगस्त। 15 अगस्त को ही मुंगेर में भारतीय स्वतंत्रता के जो वीर थे उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान नामक पत्रिका निकाला। तो भाई जब भारतीय निकाल रहे थे तो सरकार का पीछे रहता। सरकार ने भी एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था मुंगेर न्यूज़। क्या नाम था? मुंगेर न्यूज़। पटना में पटना न्यूज़ करके इसे छापे थे सरकार ने, और मुंगेर में क्या छपा था? आज़ाद हिंदुस्तान। तो अगला बार जब प्रश्न आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ के क्रांतिकारियों ने या स्वतंत्रता के सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान नामक पत्रिका निकाली थी, तो मुंगेर के। और ये निकला कब था? ये भी 15 अगस्त को ही निकला था। ये भी कब निकला था? 15 अगस्त को। तो ये ऐसे बहुत सारे डाटा हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो मुझे लगा मैंने रखा है। अब बहुत घटनाएं हुई थी तो सबका एक मैंने क्या कह सकते हैं निचोड़ करके मैंने रखा है यहाँ पे। लेकिन अब जानते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका। इसके सबसे बड़े गुरु थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, उनकी एक कहानी बता देता हूँ जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी। वह ये कि माओवादियों से बैक चैनल बात करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही बुढ़ापे में जयप्रकाश नारायण जी को पश्चिम बंगाल भेजा। पश्चिम बंगाल में जयप्रकाश नारायण जी थे, वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है झारग्राम। झारग्राम के पास वो किसी बहुत बड़े माओवादी लीडर से मिलने गए। बुजुर्ग हो चुके थे, चलने में कठिनाई हो रही थी। तो छोटे छोटे और माओवादी थे तो वो उन्हें कुछ बात किया, बोला। तो जयप्रकाश नारायण जी ने पूछा कि अच्छा तुमने ऐसा कौन सा काम किया हो जो तुम्हारे अंदर इतना बात है। तो उस बहुत युवा था वो, क्या कहते हैं माओवादी, उसने बोला कि सर तो हम फलाना जगह जो है ना वो जिला ऑफिस में बम फेंक दिए हैं। बम तो आप देखे नहीं होंगे, सोचिए हम बम फेंक दिए हैं। तो जो जयप्रकाश नारायण का जो साथ में थे उन्होंने बोला कि तुम इन्हें जानते हो? तो बोला कि हाँ ये भारत सरकार के हैं, बात करने आए। बोला नहीं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तुम्हारी उम्र में वायसराय पर बम फेंक दिया था और तुम्हें उन्हें समझा रहे हो कि हम बम फेंके थे, शांति से बात करने आए हैं, शांति से बात करो। तब उसे यह एहसास हुआ कि वो किससे बात कर रहा है। तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक अच्छी खासी क्रांतिकारी की मिसाल तय की। जो युवा भी क्रांतिकारी थे, जवानी में भी क्रांतिकारी थे और बुढ़ापे में भी क्रांतिकारी थे। अब देखते हैं बिहार में 1942 की घटनाओं में समाजवादियों की भूमिका या जेपी की भूमिका। आप इसे जेपी या समाजवादी कुछ भी कह सकते हैं, ये दोनों की भूमिका से संबंधित तथ्यों को हमने रखा है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इसे जेपी की भूमिका कहते हैं। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है ना, 9 नवंबर 1942 को उनको गिरफ्तार किया गया था और हजारीबाग जेल में उनको रखा गया था, जहां से वह क्या कहते हैं दीपावली की रात भाग गए थे। भाग क्या गए थे? फरार हो गए थे। ठीक है, तो यह जो थे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि
जयप्रकाश नारायण को भी 9 अगस्त में ही गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर मैंने उच्चारण क्या किया, जो हो 9 अगस्त के समय में ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये 9 नवंबर, इस डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से फरार हो गए। कब फरार हुए? 9 नवंबर 1942 को। जब पुलिस का दमन चक्र चला 8 अगस्त के बाद, तो 9 अगस्त को इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त को नहीं, इनको शायद बाद में गिरफ्तार किया गया था। बाद में गिरफ्तार करके इनको हजारीबाग जेल रखा गया था। हजारीबाग जेल से यह 9 नवंबर 1942 को फरार हो गए। याद रखिएगा, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल के दीवार फांद के भागे थे और वो दीपावली की रात थे। इनके साथ रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, शालिग्राम सिंह, सूर्य नारायण सिंह इत्यादि थे। जब यहाँ से निकले तो बनारस होते हुए ये चले गए नेपाल, और नेपाल में ही उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया। आज़ाद दस्ता के इनके साथी थे कार्तिक प्रसाद एवं ब्रजकिशोर सिंह। कार्तिक प्रसाद एवं ब्रजकिशोर सिंह, यानी कि जयप्रकाश नारायण, कार्तिक प्रसाद एवं ब्रजकिशोर सिंह ने मिल करके आज़ाद दस्ता बनाया। अब भाई बताइए कि आज़ाद दस्ता क्या था? तो आज़ाद दस्ता के कुछ एक कार्य थे। इनका यह मानना था कि हम जो दस्ता बनाएंगे वो सरकारी कार्य में बार बार बाधा उत्पन्न करेंगे और युवकों में सत्ता के प्रति असंतोष एवं हिंसा को उत्पन्न करेंगे, ताकि जो युवक हों, जुझारू हों, लड़ सके सत्ता से। और जब लड़ाई होगी, फाइट होगी, डॉग फाइट होगी, तो ब्रिटिश अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। इसी उद्देश्य से ये आज़ाद दस्ता बना था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है, इस आज़ाद दस्ते का मूल उद्देश्य युवकों में हिंसा एवं संघर्ष की भावना बढ़ाना था। कभी कभी बीपीएससी ऐसे पूछ लेता है कि आज़ाद दस्ते का मूल उद्देश्य नहीं था, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1943 के आरंभ में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता को प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई, और सरदार नित्यानंद सिंह जो थे, इनके उस समय यानी कि जो प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ उसके वो कर्ता धर्ता थे। कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह, याद रखिएगा। तो इस आज़ाद दस्ते के पूरे आज़ाद दस्ते के कर्ता धर्ता थे। बिहार के भागलपुर एवं पूर्णिया में आज़ाद दस्ता बना, यानी कि बिहार के भागलपुर एवं पूर्णिया में आज़ाद दस्ता बना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसकी सर्वप्रथम बैठक जो हुई थी वो पूर्णिया के सिमौली गांव में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूर्णिया के सिमौली गांव में। तो आज़ाद दस्ता से कुछ एक प्रश्न बनते हैं। आज़ाद दस्ता का जो प्रशिक्षण शिविर था कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो राजविलास जंगल जो है नेपाल में पड़ता है, वहीं हुआ था। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किनके कार्यभार में हुआ? तो सरदार नित्यानंद सिंह के कार्यभार में। इसका उद्देश्य क्या था? तो युवकों में हिंसा एवं संघर्ष की भावना बढ़ाना। बिहार के भागलपुर में एवं पूर्णिया में आज़ाद दस्ता बना था। और जो पूर्णिया वाला आज़ाद दस्ता जो था वो पूरे उत्तर भारत में फैलाना था। मतलब पूर्णिया वाले विंग का ही था कि पूरे उत्तर भारत में आज़ाद दस्ता को फैलाना है। ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रथम बैठक यानी कि भारतीय क्षेत्र में इसकी प्रथम बैठक पूर्णिया के सिमौली गांव में हुई थी। आज़ाद दस्ता जो है सिमौली गांव में आज़ाद दस्ता का 2 विंग बनाया गया, एक साधारण विंग, एक सैन्य विंग। साधारण विंग जो था वो फंडिंग करने के लिए, लेख लिखने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए उत्तरदायी था। लेकिन जो सैन्य विंग था वो तोड़फोड़ मारपीट के लिए था। तो आज़ाद दस्ता के सैन्य संगठन का प्रमुख नरसिंह एवं प्रशिक्षक खुशहाल सिंह थे। याद रखिएगा, आज़ाद दस्ता के सैन्य संगठन का जो प्रमुख थे वो नरसिंह थे एवं प्रशिक्षक खुशहाल थे। खुशहाल सिंह जो थे ना, बहुत बड़े निशानची थे। तो आज़ाद दस्ता के बारे में क्लियर कर दूं आपको कि जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आज़ाद दस्ता बनाया। आज़ाद दस्ता में उनके बनाने के सहयोगी कौन थे? कार्तिक प्रसाद एवं ब्रजकिशोर सिंह। 43 के आरंभ में इसका प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। राजविलास जंगल नेपाल के आसपास पड़ता है, वहीं पे उसके जो कर्ता धर्ता थे सरदार नित्यानंद थे। इसका मुख्य उद्देश्य था युवकों में हिंसा एवं संघर्ष की भावना जगाना। बिहार के भागलपुर एवं पूर्णिया में आज़ाद दस्ता बना था, जिसमें पूर्णिया में सबसे पहले बना, और पूरे उत्तर भारत में आज़ाद दस्ता को फैलाने का जो कार्य था वो पूर्णिया हेडक्वार्टर में ही था। बिहार में इसकी प्रथम बैठक पूर्णिया के सिमौली गांव में हुई थी, जहां इसे 2 भागों में बांटा गया। सिमौली गांव में 2 भागों में बांटा गया कि एक भाग जो होगा वो सैन्य भाग होगा, दूसरा असैन्य भाग होगा। असैन्य भाग जो होगा वो असैन्य तरीके से काम करेगी, सैन्य भाग जो होगा वो सैन्य तरीके से काम करेगी। तो सैन्य संगठन का जो प्रमुख थे वो नरसिंह थे
एवं प्रशिक्षक उसके खुशहाल सिंह थे। यानी कि ये लोग युवकों को प्रशिक्षण दिया करते थे और साथ ही क्या कहते हैं, उन्हें ये बतलाया करते थे कि कृत्यों को कैसे अंजाम देना। बाद में अंग्रेजों के कहने पर नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को पकड़ करके हनुमान नगर जेल में रखा। हनुमान नगर नेपाल में ही पड़ता है। बाद में सूर्यनारायण सिंह एवं नित्यानंद सिंह ने इन्हें हनुमान नगर जेल से छुड़ा लिया। यही सैन्य आजाद दस्ता के जो कर्ता धर्ता थे सूर्यनारायण सिंह एवं नित्यानंद सिंह, यानी कि हनुमान नगर जेल से फिर से जयप्रकाश नारायण छुड़ा लिए गए। और उसके बाद उनको आजाद दस्ता के कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे? सूर्यनारायण सिंह एवं नित्यानंद सिंह। बाद में इन्हें फिर से गिरफ्तार करके कलकत्ता में रखा गया और बाद में फिर इन्हें छोड़ दिया गया। जुलाई 1944 में कार्तिक सिंह के पकड़े जाने पर इस संगठन का कार्य समाप्त हो गया। यानी कि जो संगठन 43 में आजाद दस्ता बना था उसमें अब वो उसकी कार्य भूमिका समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई? जुलाई 1944 में। किसके गिरफ्तार होने से? कार्तिक सिंह के गिरफ्तार होने से। तो ये बहुत सारे ऐसे तथ्य डाटा हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछते हैं, आपसे पूछे जाते हैं और इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं ध्यान रखूँ, आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे मैंने कोई कथा कहानी के रूप में चीज़ों को नहीं रखा है। मैंने टू द पॉइंट यानी कि एक एक लाइन से चीज़ों को रखा है ताकि आप जो है उसको देख सके, परीक्षाओं में उसको अपने उपयोग में ला सकें। कहानी मेंस में काम करती है, तरह तरह से सोचने को मजबूर करती है। हालांकि मेंस के लिए जीएस के रूप में मैं फिर से इन सब चीज़ों पर वीडियो लाऊंगा। अभी जो है ये प्रारंभिक दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को हमने रखा। ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। मैंने बहुत सारी चीज़ों को, मैंने एक कहा ना कि बहुत सब चीज़ों को रखा है, बहुत सी चीज़ों को थोड़ा सा स्किप किया है। इसलिए नहीं कि वो ज़रूरी नहीं थी, इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। हालांकि आयोग का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहीं से भी प्रश्नों को पूछ सकता है, लेकिन कुछ एक चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे जो प्रसिद्ध हैं, जरूर ध्यान रखेंगे और जिसको भी ध्यान रखेंगे अपने नोटबुक पर लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।